एस पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का चौथा चैप्टर चौथा इकाई जिसका नाम है रासायनिक आबंध और आणविक संरचना, जिसमें अभी रासायनिक आबंध चल रहा है। अभी रासायनिक आबंध आपको पता है 3 प्रकार का रासायनिक आबंध होता है, जिसमें से पहला आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध और तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध। ये तीनों क्या है, किस प्रकार से इसके गुण हैं, क्या इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये सारे चीज़ हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम जो है आगे आयनिक बंध की सहसंयोजी प्रकृति थोड़ा सा देखने वाले हैं। ये दिया है क्या, आयनिक बंधों की सहसंयोजी प्रकृति, इसको हमको क्या करना है, देखना है भाई। तो आयनिक बंधों की सहसंयोजी प्रकृति मतलब आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण भी क्या होती है, पाई जाती है। उसके लिए अपनी कुछ कंडीशन होती है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं Na, या हम लोग देख देते हैं ये Na और Cl है, और इनके मध्य आपको पता है कि कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। तो इस आयनिक बंध में कुछ मात्रा में सहसंयोजी गुण भी क्या होती है, पाई जाती है। तो वो किस प्रकार से हो सकती है, किस प्रकार से आयनिक बंध में सहसंयोजी बंध पाई जाती है, वो हम आज के इस जो टॉपिक है उसमें हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा थ्योरी है भैया आपका, तो थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम बात करें तो आयनिक बंध और जो सहसंयोजी बंध ही जो है चरम प्रकार का एक बंध होता है, या मुख्यतः क्या होता है, बंध होता है। ज़्यादातर जो क्या होते हैं, जो परमाणु होते हैं उनके मध्य या तो आपका आयनिक बंध बनता है या तो हमारा क्या होता है, सहसंयोजी बंध बनता है। उपसहसंयोजी बंध बनता है लेकिन वो थोड़ा सा जो है बहुत कम यौगिकों के बीच बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आयनिक बंध होता है और जो सहसंयोजी बंध होता है, यही 2 प्रकार के जो है महत्वपूर्ण क्या होता है, बंध होता है। और जब भी 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु मिलता है तो जनरली उनके मध्य या तो सहसंयोजी बंध बनता है या तो क्या होता है, आपका आयनिक बंध बनता है। और हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी यौगिक के अंदर ना तो 100% क्या होता है आपका आयनिक बंध होता है, ना 100% क्या होता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। मतलब प्योरली अगर बात करें, शुद्ध अवस्था में अगर बात करें तो किन्हीं के मध्य है ना, प्योर मात्रा में ना तो आयनिक बंध होगा ना ही सहसंयोजी बंध होगा, उसमें दोनों बंध क्या होता है, पाया जाता है। उसमें सहसंयोजी के लक्षण भी कुछ हो सकते हैं और आयनिक जो बंध है उनके भी क्या हो सकते हैं, लक्षण हो सकते हैं। तो इसके आधार पर हमको क्या करना है, अभी जानना है। तो थ्योरी है, थोड़ा सा लिखते हैं कि आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध 2 है ना, चरम प्रकार के बंध हैं, 2 चरम बंध है, महत्वपूर्ण बंध है, लिख सकते हैं। तो आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध 2 महत्वपूर्ण बंध हैं, या बंध होते हैं 2 महत्वपूर्ण बंध होते हैं। और अधिकतर किन्हीं परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध, या ये बोल सकते हैं हम लोग 2 महत्वपूर्ण बंध होते हैं। और अधिकतर जो है 2 परमाणुओं के मध्य या तो आयनिक बंध बनते हैं या तो आयनिक बंध बनते हैं या सहसंयोजी बंध बनते हैं या सहसंयोजी बंध बनते हैं। किसी भी परमाणु में शुद्ध न तो आयनिक बंध होता है और न ही सहसंयोजी बंध होता है ना। परमाणुओं के बीच 100% न तो आयनिक बंध होता है और न ही सहसंयोजी बंध होता है भाई। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन जानकारी बहुत ज़रूरी है
तो हम जानते हैं कि आयनिक बंध और जो सहसंयोजी बंध होता है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बंध होता है, जो अधिकतर परमाणुओं के बीच इसी प्रकार का बंध आपको देखने को मिलता है। या तो आयनिक बंध देखने को मिलता है या तो सहसंयोजी बंध देखने को मिलता है। और दोनों ही बंध देखा जाए तो किसी भी परमाणु में ये दोनों मौजूद रहता है। प्योरली अगर हम बात करें कि इसके अंदर आयनिक बंध ही होता है तो ऐसा नहीं होता है। 100% किसी भी परमाणुओं के बीच आयनिक बंध नहीं बनता है, या 100% किसी परमाणु के बीच सहसंयोजी बंध नहीं बनता है। वो दोनों का बीच होता है, मतलब उनमें सहसंयोजी गुण भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, आपका आयनिक गुण भी हो सकता है, जो हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा थ्योरी ये और कहता है कि अगर आयनिक बंध बनाते हैं, क्या बनाते हैं हम लोग आयनिक बंध बनाते हैं, तो आयनिक बंध बनाने से क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए धनात्मक और ऋणात्मक परमाणु को आपस में क्या करते हैं, पास में लाते हैं। ठीक है, तो जब आयनिक बंध बनाया जाता है तो उस स्थिति में जो धन आयन होता है और जो क्या होता है, जो ऋण आयन वाला जो परमाणु होता है, उनको क्या किया जाता है, पास लाया जाता है। पास लाने से क्या होता है, हमारा जो धन आयन होता है, वो धन आयन विद्युत आकर्षण के कारण ये ऋण आयन का जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन अभ्रह होता है, इलेक्ट्रॉन अभ्रह होता है, इस इलेक्ट्रॉन अभ्रह को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन आकर्षण तो करता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, हमारा ये जो धन आयन होता है, वह धन आयन जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के नाभिक में तो क्या पाया जाता है, धन आयन पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण भी होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो है ऋण आयन का धन आयन के पास आने से क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा विकृतीकरण हो जाता है। क्यों, आकर्षण तो होता ही है, लेकिन इसका नाभिक और इसके नाभिक एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो क्या हो जाता है, विकृतीकरण हो जाता है। यही प्रभाव क्या होता है, सेम टू सेम धन आयन में भी क्या होता है, देखने को मिलता है। जैसे धन आयन पहले किसको खींच रहा है, ऋण आयन को खींच रहा है, वैसे ही ऋण आयन धन आयन को खींचता है, तो वहाँ पर भी विकृतीकरण होता है। बट जब धन आयन ऋण आयन के पास जाता है तो उस स्थिति में विकृतीकरण क्या होता है, आपका कम होता है, क्योंकि धन आयन का जो आकार होता है, धन आयन का जो क्या होता है, आकार होता है, वो ऋण आयन की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो उसके अपेक्षा, मतलब जब धन आयन ऋण आयन को खींचेगा तो विकृतीकरण ज़्यादा होगा, और लेकिन जब ऋण आयन धन आयन को खींचेगा तो वहाँ पर विकृतीकरण धनात्मक जो है हमारा आवेश का आकार कम होने की वजह से क्या हो जाता है, आपका विकृतीकरण कम हो जाता है। और इस विकृतीकरण के कारण क्या हो जाता है, जो यौगिक होता है उसमें क्या हो जाता है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाता है, या ध्रुवी गुण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, या इसे ध्रुवता के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और विकृतीकरण जिसमें जितना ज़्यादा होता है वह उतना ही क्या होता है, आपका आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण क्या होता है, आपका पाया जाता है। और इस जो है आयनिक बंध में सहसंयोजिक प्रकृति को समझाने के लिए फजन्स ने, है ना, आपका 4 प्रकार के यहाँ पर बात बताया गया है, जो हम आगे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीक़ा से इसका थ्योरी को क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है, बताया जा सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब आयनिक बंध बनाया जाता है या आयनिक बंध बनने के समय क्या होता है, धन आयन और ऋण आयन क्या आता है, पास आता है। तो चलिए उसको लिखते हैं और आगे फिर से उसको समझने का और क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। भाई, जब आयनिक बंध बनता है, जब आयनिक बंध बनता है तो धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। भाई, जब आयनिक बंध बनता है तो धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, नज़दीक आते हैं। तो धन आयन विद्युत आकर्षण के कारण ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्रक को अपनी ओर आकर्षित करता है, साथ ही धन आयन ऋण आयन के
नाभिक के द्वारा प्रतिकर्षित भी होता है, प्रतिकर्षित भी होता है, जिससे विकृतीकरण अधिक होता है, विकृतीकरण होता है या विकृतीकरण अधिक होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आयनिक बंध बनता है तो धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं। जैसे ही धन आयन क्या होता है हमारा, ऋण आयन के क्या होता है, पास आता है। धन आयन जो होता है और ऋण आयन के जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अवरोह होता है, उसको अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित तो करता है, लेकिन क्या होता है हमारा, चूँकि धन आयन में धन चार्ज होता है और यहाँ पर जो क्या होता है, जो ऋण चार्ज होता है, उसमें जो नाभिक होता है, नाभिक में तो धन चार्ज ही होता है भाई। तो हमारा जो धन आयन होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन को तो खींचता है, लेकिन ऋण आयन के नाभिक से क्या होता है आपका, प्रतिकर्षित भी होता है, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, विकृतीकरण उत्पन्न हो जाता है। और ये विकृतीकरण बहुत क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, जिससे विकृतीकरण क्या होता है, उत्पन्न होता है, जो क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जिससे धन आयन और ऋण आयन के मध्य धन आयन और ऋण आयन के मध्य है ना, विकृतीकरण होता है, विकृतीकरण होता है, जो अधिक होता है, बहुत ज़्यादा विकृतीकरण होता है, मतलब एक दूसरे को ज़्यादा प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रकार का गुण, इसी प्रकार की प्रक्रिया ऋण आयन के द्वारा भी होता है भाई, है ना। धन आयन पर ऋण आयन, धन आयन का ऋण आयन पर होता है और ऋण आयन का धन आयन पर। इसी प्रकार की प्रक्रिया ऋण आयन या धन आयन का, इसी प्रकार की प्रक्रिया धन आयन पर ऋण आयन द्वारा होता है, ऋण आयन द्वारा होता है, लेकिन धन आयन का आकार छोटा होने के कारण विकृतीकरण कम होता है। इस प्रकार होता है। इस विकृतीकरण को ध्रुवणता कहते हैं। वो क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुवणता कहते हैं, ध्रुवणता कहते हैं। ध्रुवणता जितना अधिक होता है, ध्रुवणता जितना अधिक होता है, आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण उतना ही अधिक होता है, उतना ही क्या होता है हमारा, अधिक होता है। तो सहसंयोजी गुण उतना ही अधिक होता है। तो इतना हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं भाई, ठीक है। क्या कि जब आयनिक बंध बनता है तो धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते हैं। ये धन आयन हो गया, ये ऋण आयन हो गया। तो जैसे ही आयनिक बंध बनता है, धन आयन ऋण आयन एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये जो हमारा क्या होता है, जो धन आयन होता है, ये धन आयन इसके इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर क्या करते हैं भाई, आकर्षित करते हैं। लेकिन साथ ही साथ धन आयन होने की वजह से ये ऋण आयन जो परमाणु होता है, उसके नाभिक में जो धन आयन होता है, उससे क्या होते हैं, प्रतिकर्षित भी होते हैं, जिससे
वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, बोल सकते हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रतिकर्षण होता है वो आकर्षण की अपेक्षा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से इसमें क्या हो जाता है, ध्रुवीकरण उत्पन्न हो जाता है। और ये ध्रुवीकरण बहुत ही ध्रुवीकरण बोल सकते हैं, विकृतीकरण उत्पन्न हो जाता है और ये विकृतीकरण बहुत ज़्यादा होता है। सेम प्रोसेस अगर हम उल्टा देखें तो यहाँ पर क्या होता है, जब ऋण आयन धन आयन को अपनी ओर क्या करता है, हमारा आकर्षित करता है, तो उस स्थिति में आकर्षण तो होता है, लेकिन इसका नाभिक और इसका नाभिक क्या होता है, पुनः क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रतिकर्षण होता है या विकृतीकरण होता है वो धन आयन का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, आपका कम होता है। और इस प्रकार से विकृतीकरण के कारण क्या हो जाता है, दोनों परमाणु में क्या हो जाता है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाता है। और ध्रुवता जितना ज़्यादा होता है या विकृतीकरण जितना क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है, विकृतीकरण जितना ज़्यादा होता है आयनिक बंध में उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आपका सहसंयोजी गुण क्या होता है, आपका पाया जाता है या सहसंयोजी कहते हैं। तो यहाँ पर विकृतीकरण जितना क्या होता है, हमारा अधिक होता है, विकृतीकरण जितना अधिक होता है आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण उतना ही ज़्यादा होता है। और इसके बारे में फजन्स नाम के वैज्ञानिक ने, कौन भाई, हमारा फजन्स नामक जो क्या है, हमारा साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ बातें जो कि 4 पॉइंट में दिया गया है वो क्या किया गया है, यहाँ पर बताया गया है, जिसको हम आगे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। चलिए तो हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पर पहला उन्होंने बात बताया है फजन्स ने, वो है धन आयन का छोटा आकार। धन आयन का क्या दिया है, हमारा छोटा आकार। तो अभी हम जो पढ़े हैं उसी को यहाँ पर लिखेंगे कि यदि हमारा क्या होता है, धन आयन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। धन आयन का आकार छोटा होगा तो उस स्थिति में वो क्या होता है, जो ऋण आयन होता है, इस ऋण आयन का जो इलेक्ट्रॉन अभ्रह होता है, ठीक है, यदि ये आकार क्या होगा भाई, हमारा छोटा होगा, इसका आकार छोटा होगा, धन आयन का आकार अगर क्या होगा, छोटा होगा, तो उस स्थिति में वो ऋण आयन जो होगा, उस ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्रह को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और साथ ही साथ वहाँ पर आकर्षण के अलावा इसके नाभिक से क्या होगा, वो प्रतिकर्षित होगा। और उस स्थिति में विकृतीकरण क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। और विकृतीकरण ज़्यादा होगा तो उस स्थिति में आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण उतना ही क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। तो इस तरीक़ा से हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि धन आयन का आकार जितना क्या होगा, छोटा होगा, ऋण आयन का ध्रुवीकरण उतना ज़्यादा होगा, अर्थात विकृतीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। और विकृतीकरण जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, आपका आयनिक गुण में आपका सहसंयोजी गुण का लक्षण क्या होगा, आपका दिखाई देगा। यही है और इसमें कुछ नहीं है। तो उसको हम लोग पहले जैसा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो बोल सकते हैं धन आयन का आकार छोटा होगा तो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अभ्र को अपनी ओर क्या करे भाई, आकर्षित करेगा। और साथ ही ऋण आयन के नाभिक से प्रतिकर्षित होगा। ऋण आयन से क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षित होगा, जिससे धन आयन है ना और ऋण आयन में विकृतीकरण होगा। और विकृतीकरण जितना अधिक होगा और विकृतीकरण जितना अधिक होगा आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण उतना ज़्यादा होगा।
तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, धन आयन का जो छोटा आकार है उसमें बता सकते हैं। यदि धन आयन का आकार क्या होगा आपका छोटा होगा, तो उस स्थिति में वो ऋण आयन का जो क्या होगा इलेक्ट्रॉन अपभ्रह को क्या करेगा, ध्रुवित करेगा, है ना। ध्रुवित करेगा मतलब उसमें प्लस चार्ज या माइनस चार्ज क्या करेगा, उत्पन्न करेगा, अर्थात उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, फिर प्रतिकर्षित करेगा। तो उस स्थिति में आपका उसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाएगा, उसका विकृतीकरण हो जाएगा, और विकृतीकरण जितना ज़्यादा होगा आयनिक बंध में उतना ही सहसंयोजी गुण क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें तो उदाहरण के लिए बहुत सारा दिया गया है, जैसे बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार सर्वापराजी, यहाँ पर बोल सकते हैं। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमारा वर्ग 2 के तत्व है भाई। इसमें हमारा +2 चार्ज होता है, इसका +2 चार्ज होता है, इसमें भी +2 चार्ज है, इसमें भी +2 चार्ज है, इसमें भी +2 चार्ज होता है। बट इनका आकार क्या होता है, छोटा, इनका बड़ा, इनका और बड़ा, इसका और बड़ा, इनका और बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ध्रुवण क्षमता अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ध्रुवण क्षमता, ध्रुवण मतलब क्या होता है, विकृतीकरण को ही बोलते हैं भाई। तो ध्रुवण क्षमता अगर हम देखें यहाँ पर, ध्रुवण क्षमता की अगर मैं बात करूँ तो ध्रुवण क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होगा, हमारा बेरिलियम 2+ पर होगा, फिर आपका Mg2+ पर होगा। Mg किस पर होगा भाई, हमारा 2+, ये हो गया। फिर किस में होगा हमारा कैल्शियम 2+, फिर किस में होगा हमारा स्टांसियम 2+, और फिर किस में होगा हमारा बेरियम 2+। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें ध्रुवण क्षमता होता है। सबसे ज़्यादा ध्रुवण क्षमता किसका होगा, हमारा बेरिलियम का, और सबसे कम ध्रुवण क्षमता होगा बेरियम का। क्यों कि बेरिलियम का परमाणु आकार क्या होगा, छोटा होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, वो ऋण आयन को क्या करेगा, ध्रुवित करेगा, और जितना ध्रुवण होगा उतना ही ज़्यादा उसमें सहसंयोजी लक्षण क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं भाई कि धन आयन का आकार जितना छोटा होगा, ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन अपभ्रह को उतना ही क्या करेगा, वो ध्रुवित करेगा, और जितना ज़्यादा ध्रुवित करेगा विकृतीकरण उसमें उतना ही ज़्यादा होगा, और विकृतीकरण जितना ज़्यादा होगा आयनिक बंध में सहसंयोजी लक्षण उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका धन आयन का आकार का छोटा होना। चलिए सेकेंड हमको देखना है, वो है हमारा ऋण आयन का बड़ा आकार। ऋण आयन का बड़ा आकार, ऋण आयन का बड़ा आकार का मतलब होता है, ऋण आयन जितना बड़ा आकार का होगा आपका, ऋण आयन जितना क्या होगा, बड़ा आकार होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा मतलब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण क्या होगा, कम होगा, और नाभिक और जो है इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण कम होगा, तो वहाँ पर आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा। मतलब हमारा जो वो परमाणु है वो आसानी से क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा, और इस स्थिति में उसमें सहसंयोजी गुण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यही इसमें दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ऋण आयन का आकार, ऋण आयन का आकार जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा, ऋण आयन का आकार जितना क्या होगा, अधिक होगा, उतना ही नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कम होगा, जिससे ऋण आयन का है ना, ऋण आयन आसानी से ध्रुवित हो जाएगा, ऋण आयन आसानी से क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। ऋण आयन आसानी से ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवित हो जाएगा, और आयनिक बंध में सहसंयोजी के गुण उत्पन्न हो जाएगा।
तो बोल रहे हैं कि ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा तो नाभिक से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है, ये नाभिक तो होगा ना भाई, चाहे ऋण चार्ज हो चाहे धन चार्ज हो, नाभिक तो होना ही होना है, दोनों के दोनों ही परमाणु हैं, है ना। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण क्या होगा, कम होगा, किसके साथ, नाभिक के साथ। और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से क्या हो जाएगा, आपका जो है ध्रुवित हो जाएगा और फिर उसमें आयनिक गुण के जगह सहसंयोजी गुण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अगर इसमें हम देखें तो इसमें देखा गया है, जैसे हम फिर कल बाहर आई आंटी की देखते हैं, फिर कल बाहर आई और ये हमारा क्या है, आंटी है। तो इसमें हम देखें ध्रुवण तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, आयोडीन में होता है, फिर किस में होता है, ब्रोमीन में होता है, फिर किस में होता है, क्लोरीन में होता है, और सबसे कम किस में होता है, हमारा ये फ्लोरीन में होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, आपका बढ़ता है, और सबसे बड़ा आकार किसका होता है, हमारा आयोडीन का होता है। यही वजह है कि हमारा जो फ्लोरीन होता है वो सबसे कम ध्रुवित होगा और आयोडीन सबसे क्या होगा, आपका ज़्यादा ध्रुवित होगा, क्योंकि इसका आकार बड़ा है और इनका आकार क्या है, छोटा है। तो इस तरीक़ा से हम ऋण आयन का बड़ा आकार के आधार पर क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि धन आयन का आकार छोटा हो, ऋण आयन का आकार बड़ा हो, तो उस स्थिति में ध्रुवण ज़्यादा होगा, है ना, या उतना ही ज़्यादा वो ध्रुवित होगा और उसमें आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। आगे दिया है 3rd नंबर, वो है धन आयन तथा ऋण आयन पर आवेशों की मात्रा। तो ये पहले जैसा ही है, धन आयन पर अगर क्या होता है, आवेश जितना ज़्यादा होता है, ऋण आयन वो उतना ही क्या करता है, वो आपका ध्रुवित करता है, और जितना ज़्यादा ध्रुवित करता है उसमें आपका उतना ही ज़्यादा क्या होता है, आपका आयनिक लक्षण क्या होता है, आपका आयनिक लक्षण में सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि धन आयन में जितना अधिक आवेश होता है, जितना अधिक आवेश होता है ऋण आयन को उतना क्या करता है, ध्रुवित करता है भाई, ध्रुवित करता है, और आयनिक बंध में सहसंयोजी है ना, सहसंयोजी क्या करते हैं, हमारे गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि अगर धन आवेश पर या धन आयन पर जितना अधिक क्या होगा, आपका आवेश होगा, ऋण आयन को उतना ध्रुवित करेगा। या ये बोल सकते हैं कि ऋण आयन में जितना ज़्यादा क्या होगा, आपका चार्ज होगा, धन आयन को ध्रुवित करेगा, और उस स्थिति में आयनिक बंध में कुछ सहसंयोजी गुण क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, या आपको देखने को क्या होगा, आपका मिलेगा। तो इस पे हमारा देख सकते हैं, जैसे हमारा पास दिया है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, और दिया है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो तीनों में अगर मैं बात करूं तो सोडियम में कितना होता है, हमारा 1 धन चार्ज होता है, मैग्नीशियम में बात करें तो 2 धन चार्ज होता है, और एल्युमिनियम में बात करें तो 3 धन चार्ज होता है। तो सबसे ज़्यादा आवेश किसके पास है, हमारा एल्युमिनियम का। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ध्रुवता इसमें या ध्रुवित करने की क्षमता इसमें होगा, फिर मैग्नीशियम में, और फिर सोडियम में पाया जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी क्या किया जाएगा आपको, या इस तरीक़ा से भी जो भी फजन्स के नियम है उसको बताया जा सकेगा कि आवेश आयन में जितना ज़्यादा, या धन आयन है या ऋण आयन है, उसमें जितना ज़्यादा आवेश होगा, ध्रुवण क्षमता उतना ही उस पर ज़्यादा होगा, और उतना ही ज़्यादा सहसंयोजी बंध में परिवर्तन जो है अधिक होगा। तो इस तरीक़ा से हमने कितना पॉइंट देख लिया, 3 पॉइंट। चलिए एक लास्ट पॉइंट देखते हैं, और वो है हमारा 4था नंबर, धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। किसका भाई, धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता है। धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वह परमाणु जिनके अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होता है, हमारा 32 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपका 2n² के आधार पर क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये देखा गया है, जिन धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या जिन धन आयन के अंतिम कक्षक में, जैसे मान लो NH2
और Np कितना है 6 है। मतलब यहाँ पर इसके अंतिम कक्षक में कितना है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके अलावा एक दें NH2 और Np6 और यहाँ पर हम दे देते हैं Nd10, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा क्या होता है, हमारा 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जिन धनात्मक परमाणु के अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उनका जो ध्रुवण क्षमता है या उनका जो आपका क्या होता है ध्रुवित होने की जो क्षमता होता है वो 18 इलेक्ट्रॉन वाले से क्या होता है आपका कम होता है। वजह ये होता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ये नाभिक होता है, यहाँ से हम लोग क्या करते जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नाभिक होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये नाभिक के क्या होता है नज़दीक होता है, आकर्षण बल उसमें क्या होता है ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसका ध्रुवण थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हम आगे और जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तो ऐसे भी नाभिक से उसका दूरी क्या हो जाता है आपका जो है आपका बढ़ जाता है और इस वजह से ध्रुवण क्षमता उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि धन आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा गया है, यदि किसी धन आयन के अंतिम कक्षक में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनका अगर हम देखें ध्रुवण क्षमता तो वो जो है कम होता है किनके अपेक्षा, हमारा जिनके अंतिम कक्षक में क्या होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन युक्त जो होता है हमारा कोई भी परमाणु, उसका ध्रुवण क्षमता बढ़ेगा तो उस स्थिति में आपका आयनिक बंध सहसंयोजी गुण में क्या हो जाएगा जो है ज़्यादा परिवर्तित होगा किनके अपेक्षा, अंतिम कक्षक में पाए जाने वाले 8 इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। तो इस तरीक़ा से 2-4 पॉइंट है जिन पॉइंटों को क्या किया जा सकता है, अभी जो थ्योरी देखे हैं उसके अंतर्गत लिखा जा सकता है भाई, है ना। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है तो अगर आता है तो आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्या करते हैं चलते हैं, और वो है हमारा बार्नहेवर चक्र। क्या देखना है हमको, बार्नहेवर चक्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। बार्नहेवर चक्र क्या होता है, तो आप इससे पहले जालक ऊर्जा के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। जालक ऊर्जा के बारे में क्या करें हम लोग पढ़ चुके हैं, हम इसी क्लास में या इससे पहले वाला जो हमारा जो चैप्टर है उसमें पढ़े हैं। तो जालक ऊर्जा जो होता है, ठीक है, उस जालक ऊर्जा का अगर हम डायरेक्टली अगर उसका अध्ययन करना चाहें, डायरेक्टली किसी का जालक ऊर्जा निकालना चाहें तो पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। मतलब जैसे मान लो कोई आयनिक यौगिक दिया है, मान लिया जाए NaCl ही दिया है, और इस आयनिक यौगिक NaCl का अगर हमको जालक ऊर्जा क्या करना है डायरेक्टली पता करना है तो ऐसा संभव नहीं है। तो आयनिक यौगिक का जो भी क्या होता है जो जालक ऊर्जा होता है, उस जालक ऊर्जा का जो कैलकुलेशन है, उनका जो गणना है, वो क्या करना डायरेक्टली प्राप्त करना क्या होता है असंभव होता है, या उसका गणना क्या होता है असंभव होता है। तो इसी असंभव चीज़ को, ठीक है, 2 साइंटिस्ट हैं बार्न और हैबर, जिन्होंने जो है किस तरीक़ा से जो है आयनिक यौगिक के जालक ऊर्जा को क्या किया जाता है, या आयनिक यौगिक में उपस्थित जो भी क्या होता है जालक ऊर्जा है या उनका जो ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, इसके लिए क्या दिया है अपना एक चक्र दिया गया है, जिस चक्र को हम क्या कहते हैं बार्नहेवर चक्र कहते हैं। इस चक्र में उन्होंने उस आयनिक यौगिक में जितने भी क्या होते हैं ऊर्जा हैं, उस ऊर्जा को उन्होंने एक चक्र के रूप में क्या किया है प्रदर्शित किया गया है। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं बार्नहेवर चक्र कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयनिक क्या होता है यौगिक होता है, उस आयनिक यौगिक में जालक ऊर्जा का, है ना, सीधा निर्धारण, है ना, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो इसी को जो है उसका निर्धारण संभव हो, इसके लिए बार्न और हैबर ने 1919 में जो भी आयनिक यौगिक होता है उसमें जितने भी ऊर्जा होता है, उस ऊर्जा को एक चक्र के रूप में क्या किया है उसको बना करके बताया है, जिसे हम क्या कहते हैं बार्नहेवर चक्र के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के बार्नहेवर चक्र से हमको आयनिक यौगिक में उपस्थित जालक ऊर्जा के बारे में क्या होता है जानकारी मिलता है। तो उसी को हमको यहाँ पर क्या करना है अभी थोड़ा सा लिखना है भाई, है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका 11वीं क्लास में भी क्या किया जाता है इसको पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का सीधा निर्धारण संभव नहीं है। अतः इस ऊर्जा को या इस ऊर्जा की निर्धारण के लिए, अतः इस ऊर्जा
अतः इस ऊर्जा का निर्धारण के लिए, ऊर्जा का निर्धारण के लिए बार्न एवं हैबर ने आयनिक यौगिक में, बार्न और हैबर ने आयनिक यौगिक में उपस्थित सभी ऊर्जाओं को एक चक्र के रूप में है ना व्यवस्थित कर। तो आयनिक यौगिक में जालक ऊर्जा का सीधा निर्धारण संभव नहीं है, अतः इस ऊर्जा का निर्धारण के लिए बार्न और हैबर ने कितना में भाई 1919 में आयनिक यौगिक में उपस्थित सभी ऊर्जाओं को एक चक्र के रूप में क्या किया है, प्रदर्शित किया, जिसे बार्न हैबर चक्र कहते हैं, जिसे बार्न हैबर क्या कहते हैं भाई, हम लोग चक्र कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बार्न हैबर चक्र को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई भी आयनिक यौगिक होता है उनका जालक ऊर्जा का सीधा निर्धारण डायरेक्टली जानकारी संभव नहीं है, तो उसका डायरेक्टली हमको जानकारी संभव नहीं है, ठीक है। तो उसी ऊर्जा का निर्धारण के लिए बार्न हैबर ने 1900 कितना में भाई 1919 में है ना, आयनिक जो भी यौगिक होता है उस आयनिक यौगिक में जो भी हमारा क्या होता है आपका ऊर्जा होता है, उस ऊर्जाओं को है ना एक चक्र के रूप में क्या है प्रस्तुत किया और उसे फिर जो है आपको यहाँ प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, बार्न हैबर चक्र कहते हैं। और ये जो बार्न हैबर चक्र होता है वो हेन्स के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई, हमारा हेन्स के नियम पर। तो लिख सकते हैं बार्न हैबर चक्र हेन्स के नियम पर आधारित है, हेन्स के नियम पर आधारित है, ठीक है। अब हेन्स का नियम क्या कहता है भाई, यहाँ से आप हेन्स के नियम को भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हेन्स के नियम। हेन्स का नियम क्या है, हेन्स का नियम ये कहता है कि कोई अभिक्रिया चाहे कितने भी पदों में पूर्ण हो, ठीक है, उसमें ऊर्जा परिवर्तन का मान हमेशा क्या होता है, समान होता है। कोई अभिक्रिया चाहे कितने भी पद में पूर्ण न हो, कितने भी पद में पूर्ण हो, कोई अभिक्रिया चाहे कितने भी पद में पूर्ण हो, कितने भी पद में क्या हो भाई हमारा पूर्ण न हो, उसमें ऊर्जा परिवर्तन का मान सदैव क्या रहता है, समान रहता है, सदैव है ना, स्थिर रहता है, या हम इसी को बोल सकते हैं समान रहता है। स्थिर रहता है बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। सदैव क्या रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। तो ये हेन्स का नियम है कि कोई अभिक्रिया चाहे कितने भी पद में कंप्लीट हो, उसमें ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है, स्थिर रहता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर जैसे क्या होता है, हमको क्या बनाना है, मान लिया जाए ए से हमको बनाना है क्या, डी। अब ए से डी बनने का कई तरीका हो सकता है, चाहेंगे तो हम क्या करते हैं ए बी सी और डी को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। या हम लोग ये बोलें कि ए से डी बनने की प्रक्रिया या तो एक पद में पूरा हो, या यहाँ से ए के पास पहले बी के पास जाए, फिर बी के पास पहले किसके पास जाएँ, सी के पास जाएँ, और सी के बाद जो है डी के पास जाए, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हम ए से डायरेक्टली क्या बनाते हैं, डी बनाते हैं, तो उस स्थिति में मान लो -293 किलो जूल ऊर्जा क्या होता है, उत्पन्न होता है।
अगर यही प्रक्रिया अगर हम 3 पद में कराते हैं, 3 पद मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर अगर हम इसी प्रक्रिया को 3 स्टेप में कराएंगे और सबकी ऊर्जा को अगर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मान लो इसमें आ रहा है 100 किलो जूल निकल रहा है, इसमें कितना निकल रहा है 100 किलो जूल, तो इसमें कितना होगा 93। तो इनको भी अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल उतना ही मान आएगा, -293 किलो जूल। तो हमारा जो है हेन्स के नियम का कहना ये है कि चाहे प्रक्रिया कितने भी पदों में पूर्ण हो, अंतिम में जो ऊर्जा उससे प्राप्त होनी चाहिए वो उतना ही रहता है ना, जितना कि वो एक पद में प्राप्त होता है। जैसे एक पद में हम लोग क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो आपको उतना ही ऊर्जा मिलेगा, और उसी को हम लोग अगर एक से अधिक पद में भी अगर कराते हैं तब भी उसका ऊर्जा परिवर्तन उतना ही होगा जितना होना चाहिए। यही आपका क्या कहलाता है, हमारा हेन्स का नियम कहलाता है। तो उसी को तो लिखे हैं कि कोई अभिक्रिया चाहे कितने भी पद में हो, उनमें ऊर्जा परिवर्तन का मान हमेशा क्या होता है, स्थिर रहता है। हेन्स का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, हमारा हेन्स का नियम कहलाता है। हेन्स का क्या कहलाता है भाई, नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से हेन्स का नियम और बार्न-हैबर चक्र को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि बार्न-हैबर चक्र क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि बार्न-हैबर चक्र का मतलब ये है कि हम जानते हैं या हम ये पढ़े हैं कि आयनिक यौगिक की जो भी जालक ऊर्जा होता है उसका सीधा निर्धारण संभव नहीं है। अतः इस ऊर्जा का निर्धारण करने के लिए बार्न और हैबर ने 1919 में आयनिक यौगिक में जो भी उपस्थित जो ऊर्जा होता है उसको एक चक्र के रूप में क्या किया है, प्रदर्शित किया है, जिसे हम क्या करते हैं, बार्न-हैबर चक्र के नाम से जानते हैं या बार्न-हैबर चक्र कहा जाता है। चलिए इस बार्न-हैबर चक्र को एक उदाहरण से समझते हैं, और वो उदाहरण है NaCl का। ठीक है, किससे समझते हैं हम लोग, NaCl का। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग उदाहरण किससे समझेंगे, एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, और ये जो उदाहरण है इस उदाहरण से हमको क्या करना है, उसको समझना है। जैसे हमारे पास दिया है हमारा एक Na है ना, एक क्या दिया है हमारा Na, जो कि हमारा क्या होता है, सोडियम होता है ना, या हम बोल सकते हैं सोडियम बोलते हैं। और इसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के जो बनने हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो उदाहरण किससे समझेंगे हम लोग, सोडियम क्लोराइड के बनने से हमको क्या करना है, बार्न-हैबर चक्र को क्या करना है, समझना है। तो देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है और उसमें किस प्रकार से ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, बनना है ना। और सोडियम क्लोराइड बनता कैसा है भाई, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, Na+ और यहाँ पर ½ है ना, और इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा ये NaCl। तो इसके बनने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, बार्न-हैबर चक्र में समझते हैं। चलिए सबसे पहले जो क्या होता है, जब हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम धातु का गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि सोडियम और क्लोरीन को एक साथ लाए और तुरंत सोडियम क्लोराइड बना लिए, नहीं, ये कई स्टेप में कंप्लीट होता है। जिसमें पहला है सोडियम धातु का गैसीय सोडियम परमाणु में परिवर्तन। पहले हमारा क्या होता है, जो सोडियम होता है ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और डायरेक्टली वो सॉलिड फॉर्म में क्रिया नहीं करता है, इसलिए सोडियम को क्या किया जाता है आपका, सब्लिमेशन द्वारा, है ना, सब्लिमेशन द्वारा क्या किया जाता है आपका, इसको सोडियम गैस में क्या किया जाता है भाई, परिवर्तित किया जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको +S से दर्शाते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपने पढ़ा होगा कि ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी भी ठोस पदार्थ को डायरेक्टली क्या किया जा सकता है, गैस पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो सबसे पहले सोडियम को क्रिया करने लायक बनाया जाता है, क्लोरीन को क्रिया करने लायक बनाया जाता है, और तब जाकर के दोनों क्रिया करके आपका सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो सबसे पहले सोडियम को तैयार कर रहे हैं, तो सोडियम पहले किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये जो सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको उसी अवस्था में क्रिया नहीं करता है, इसलिए ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा उसमें किस में बदला जाता है, उसको सोडियम क्लोराइड में क्या किया जाता है, आपका बदला जाता है। अब सोडियम क्लोराइड जो होता है अब गैस में बदल गया, अब गैसीय अवस्था में भी वो क्रिया नहीं करता है, इसलिए गैसीय सोडियम परमाणु का आगे गैसीय सोडियम आयन में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। तो हमारा जो क्या मिला है यहाँ से, Na
और ये जो गैस मिला है इसको आगे क्या किया जाता है, सोडियम आयन में बदला जाता है। सोडियम आयन मतलब यहाँ पर Na+ चार्ज में इसको क्या किया जाता है, आपका बदला जाता है। और इस प्रक्रिया में हमारा क्या होता है, आयनन एंथैल्पी काम करता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब क्या होता है, हमारा आयनन ऊर्जा क्या होता है, काम आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। और यहाँ पर जो आयोनाइजेशन जो एनर्जी होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो आयनन ऊर्जा क्या होता है, पढ़ चुके हैं। तो आयनन ऊर्जा के द्वारा सोडियम गैस से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के पश्चात सोडियम जो गैस होता है उसको हम लोग किस में बदल देते हैं भाई, सोडियम आयन में बदल देते हैं। तो इसमें बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने सोडियम क्लोराइड का आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए सोडियम को पकड़ते हैं, है ना, और उसको उस लायक बनाते हैं कि वो क्लोरीन के साथ क्रिया कर सके। तो सबसे पहले सोडियम जो धातु होता है, जो ठोस अवस्था में होता है, उसको ऊर्ध्वपातन के द्वारा गैस अवस्था में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। अब सोडियम जो होता है गैस अवस्था में भी क्रिया नहीं करता है, अतः उसको आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण, है ना, उसको ऊर्जा दे करके उससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है और सोडियम को सोडियम आयन में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब ये जो सोडियम आयन बना है ये लगभग क्या हो जाता है, आपका क्रिया के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कुछ ऊर्जा लग रहा है, यहाँ पर भी कुछ ऊर्जा क्या हो रहा है, लग रहा है। तो उन ऊर्जाओं को अगर योग किया जाए तो आपको अंततः बार्नहेवर चक्र के द्वारा क्या हो जाता है, आपका जो है टोटल ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अब क्लोरीन के पास चलते हैं भाई। क्लोरीन को भी तैयार करना है। तो क्लोरीन गैस के अणु का क्या करना, परमाणु में वियोजन। वियोजन मतलब होता है डिफ्यूज़न, ठीक है। तो क्लोरीन पहले किस फॉर्म में रहता है भाई, हमारा क्लोरीन रहता है Cl2 के फॉर्म में। अब ये Cl2 का जो फॉर्म में रहता है उसको किस में बदल जाता है, ये अणु फॉर्म में है अभी। ये कौन से फॉर्म में है, अणु फॉर्म में है। उसको 1/2 डिफ्यूजन के द्वारा इसको किस में चेंज किया जाता है, हमारा 2 क्लोरीन मतलब परमाणु में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा प्राप्त होता है, हमारा वियोजन के द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ पर 2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाफ का मतलब होता है 1 से। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या हो जाता है, परमाणु के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। या क्लोरीन आपको अणु जो रहता है, अणु से क्या बन जाता है, यहाँ से परमाणु हो जाता है। क्योंकि क्लोरीन जो होता है अणु फॉर्म में क्रिया नहीं करता है, इसलिए उसको डिफ्यूजन द्वारा, वियोजन के द्वारा किस में बदला जाता है, आपका इसको आपका जो है क्लोरीन परमाणु में बदल दिया जाता है। और इस दौरान भी कुछ ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उन ऊर्जाओं को यहाँ से ज्ञात कर ली जाती है भाई, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब जो है उसके बाद क्लोरीन जो होता है, जो परमाणु फॉर्म में है, उसको किस में बदला जाता है, क्लोरीन आयन में बदला जाता है। तो जो क्लोरीन होता है, इस क्लोरीन में उसको आयन बदलने के लिए क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपका ग्रहण करता है और तब जा कर के वो क्लोरीन आयन बनाता है। और इस क्रिया में क्या होता है, हमारा एक Ae होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, Ae बराबर होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसके बराबर क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता। अर्थात इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या करता है, हमारा ग्रहण करता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद वो क्या हो जाता है, क्लोरीन परमाणु से क्लोरीन आयन में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि किस तरीक़ा से सोडियम को पहले सोडियम गैस बनाएं, फिर सोडियम से उसको सोडियम आयन बनाएं, क्लोरीन अणु था उसको परमाणु, और बाद में परमाणु को हमने किस में कर दिए, आयन में कन्वर्ट कर दिए। इतना करने के पश्चात हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा गैसी सोडियम आयन। और जो आपका गैसी क्लोरीन आयन है वो अंत में क्या करता है, फिर इस प्रकार से Na+Cl- इक्वल टू क्या बना लेता है, आपका NaCl बना लेता है। और अंततः हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जिसको एक चक्र के रूप में दर्शाया जा सकता है। कैसे चक्र के रूप में दर्शाते हैं भाई, जैसे हमारा सबसे पहले क्या था, हमारा सोडियम था जो कि किस अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में था, ठीक है। हमने इसका क्या किया, ऊर्ध्वपातन किया। अब ऊर्ध्वपातन करने के पश्चात हमने देखा ये प्लस हो गया। ऊर्ध्वपातन से हमारा सोडियम किस में चेंज हो गया, सोडियम गैस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, हमारा गैस में चेंज हो गया भाई। तो ये सोडियम और एक गैस किसके द्वारा, ऊर्ध्वपातन। अब हमने क्या किया, उसका आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी करा दिया। तो हमारा सोडियम किस में चला गया, हमारा
प्लस चार्ज में चला गया। अब ये प्लस चार्ज में चला गया मतलब वो लायक बन गया। अब हम क्लोरीन के पास चलते हैं। किसके पास? क्लोरीन के पास। क्लोरीन क्या होता है? पहले Cl2 होता है, हाफ Cl2 आप लिख सकते हैं। अब ये हाफ Cl2 होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका वियोजन करते हैं भाई। क्या करते हैं यहाँ पर? वियोजन कर देते हैं। वियोजन कितना होता है? 1/2 D से होता है। वियोजन करने से हमारा जो अणु वाला होता है वो किस में चेंज हो जाता है? आपका परमाणु में क्या हो जाता है? आपका चेंज हो जाता है। ये तो पहले से गैस अवस्था में है, ये भी कौन सा है? हमारा गैस अवस्था में है। अब जो परमाणु अवस्था में आने के पश्चात हम क्या करते हैं? इसको आयनिक फॉर्म में बदलते हैं। इसके लिए क्या होता है? ये माइनस चार्ज जैसे शो करते हैं। इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन बंधुता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन क्या हो जाते हैं? माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अंत में ये जो हमारा क्लोरीन है, ये हमारा क्या है? क्लोरीन है। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और मिल करके क्या करते हैं? फिर सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो चक्र बन रहा है वही चक्र आपका क्या कहलाता है? बार्नहेवर चक्र कहलाता है। बाद में इसको अगर कैलकुलेशन से देखें तो ऊर्ध्वपातन में कितना ऊर्जा निकला है ना, या जितना ऊर्जा लिया गया है, आयनन एंथैल्पी में कितना ऊर्जा लिया गया है, वियोजन में कितना ऊर्जा लिया गया है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में कितना ऊर्जा दिया गया है, इन सारों को जोड़ करके, इन सभी को जोड़ करके अंततः आयनिक यौगिक के बनने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला ऊर्जा क्या किया जा सकता है? निकाला जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो चक्र बना है यही चक्र आपका क्या कहलाता है भाई? बार्नहेवर चक्र कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? बार्नहेवर चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये चक्र का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर इसको हम लोग जान सकते हैं ऊर्ध्वपातन में कितना ऊर्जा होता है, तो ये ऊर्जा को जोड़ेंगे, यहाँ पर जो ऊर्जा है उसको जोड़ेंगे, यहाँ पर की ऊर्जा को जोड़ेंगे, यहाँ पर जो ऊर्जा है उसको घटाएंगे, तो सबको जोड़े घटाएंगे तो अंततः आपको सोडियम क्लोराइड बनने के फलस्वरूप जो ऊर्जा परिवर्तन होगा वो इस चक्र के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को तो ज्ञात करने के लिए हमारा बार्नहेवर ने क्या दिया है? चक्र दिया गया है, ताकि हम आयनिक यौगिक बनने पर जो भी होने वाला ऊर्जा परिवर्तन है, जो भी जालक ऊर्जा है, उसको ज्ञात कर सकें। तो भाई अब सबको अगर अलग अलग तोड़ करके देखें तो सबका ऊर्जा ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली अगर सोडियम क्लोराइड को देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस तरीक़ा से क्या है? पॉसिबल है ना। मतलब सोडियम से सोडियम गैस बनने में जो ऊर्जा होगा वो हमको पता चलेगा, सोडियम गैस से सोडियम आयन बनेगा, वहाँ से भी ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। क्लोरीन अणु से क्लोरीन परमाणु बनाएंगे, वहाँ से ऊर्जा ज्ञात किया जा सकता है। क्लोरीन को क्लोरीन आयन में बदलने से जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको भी ज्ञात किया जा सकता है। तो सबको जोड़ दो और अंत हमको क्या हो जाएगा? आयनिक यौगिक बनने के फलस्वरूप जो ऊर्जा परिवर्तन होगा, जालक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वो आपको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो है कैसे कितना ऊर्जा मुक्त होता है हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? उसको आगे उदाहरण के तौर पर क्या करेंगे? समझेंगे। फिलहाल अभी हमने क्या देखा? बार्नहेवर चक्र को देखा। और बार्नहेवर चक्र बहुत ही क्या है? आसान है, सरल है, जिसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।